बच्चों, आज हम ले रहे हैं सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण। अभी हमने पिछले लेक्चर में लिया सार्वजनिक व्यय का अर्थ क्या होता है, सार्वजनिक व्यय का महत्व क्या है और कौन से नियमों के तहत सार्वजनिक व्यय सरकार को करना चाहिए। आज हम लेते हैं कि सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, की सरकार ने या अर्थशास्त्रियों ने, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने किस प्रकार से सार्वजनिक व्यय को वर्गीकृत किया है, कितने भागों में, कितनी श्रेणियों में बांटा है। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं कि सार्वजनिक व्यय के वर्गीकरण की आवश्यकता ही क्यों है, क्यों हमें ये कैटेगराइज या श्रेणीकरण करना पड़ता है कि कौन सा सार्वजनिक व्यय आवश्यक है, कौन सा ऐच्छिक है, कौन सा उत्पादक है, कौन सा अनुत्पादक है, कौन सा हस्तांतरण करने योग्य है, कौन सा गैर हस्तांतरणीय है। तो इस चीज की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, तो इसके पीछे 3-4 प्रमुख कारण है। सबसे पहला कारण जो दिया जाता है वो ये है कि क्योंकि प्रत्येक देश में या प्रत्येक अर्थव्यवस्था में, चाहे वो अल्प विकसित हो, विकासशील हो या विकसित हो, जो उत्पादन के साधन है वो बहुत सीमित है। हर जगह पर साधन जो है सीमित है और उन सीमित साधनों का उपयोग हमें अधिकतम संतुष्टि के लिए करना होता है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम ये वर्गीकृत करें कि कौन से कार्य हमारे आवश्यक हैं, तो उनकी प्रायोरिटी या प्राथमिकता के आधार पर हम सार्वजनिक व्यय वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा है कि सार्वजनिक व्यय के वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए भी होती है कि हमने बहुत सारी योजनाएं बनाई, उन पर हमने सार्वजनिक व्यय सरकार ने किया। तो ये पता करने के लिए कि यदि उस क्षेत्र में जो खर्चा किया गया था वो उचित था या नहीं, उससे कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, जिससे कि भविष्य में हम इस तरह की नीतियों को बना सके या हम ये अंदाजा लगा सके कि किस सार्वजनिक व्यय से समाज को ज्यादा लाभ हुआ और किस से कम लाभ हुआ। इसके बाद सार्वजनिक व्यय के बारे में कहते हैं कि अनेक आंकड़े उपलब्ध होते हैं, परंतु नीति निर्धारित करने के लिए क्या करना होता है, उन वर्गीकृत जो आंकड़े हैं उनका विश्लेषण करना होता है। बिना एनालिसिस के जो आंकड़े हैं वो किसी काम के नहीं, उसके बेस पे हम कोई नीति नहीं निर्माण कर सकते। तो वर्गीकरण के द्वारा हम आसानी से ये पता कर सकते हैं कि किस तरह से हमें सार्वजनिक व्यय करना चाहिए जिससे समाज को अधिकतम लाभ होगा। इसके साथ ही सार्वजनिक व्यय की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, दो देशों की आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक या सामाजिक और आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। उन दोनों देशों का हम तुलना कर सकते हैं, कौन से देश ने सार्वजनिक व्यय किस चीज पर खर्च किया तो उससे क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान है। तो इस तरह से ये तो हुआ कि सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, क्यों हमें ये वर्गीकृत करना पड़ता है कि सरकार जो है कौन से कार्यों को उत्पादक, अनुत्पादक, ऐच्छिक, अनिवार्य, हस्तांतरण योग्य, गैर इस श्रेणियों में विभाजित करें। अब हम इसके बाद लेते हैं कि सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो सबसे पहले तो हम लेंगे सार्वजनिक वर्गीकरण का अर्थ होता है सार्वजनिक व्यय को सूचीबद्ध करना, मतलब एक लिस्ट, एक सूची में उसको बनाना, ये सार्वजनिक व्यय का मतलब वर्गीकरण का अर्थ होता है। तो सार्वजनिक व्यय का जो वर्गीकरण है वो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने दृष्टिकोण से किया। सबने अपने अपने, किसी ने लाभ के आधार पर, किसी ने कार्य के आधार पर, किसी ने महत्व के आधार पर, सबने अपने हिसाब से ये सार्वजनिक व्यय किया है। तो सार्वजनिक व्यय जो है इसके अलग अलग अनेक प्रकार, अनेक अर्थशास्त्रियों ने इसका वर्गीकरण दिया है, जिसमें से हम कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों के वर्गीकरण को ले रहे हैं। जिसमें प्रोफेसर मिल का वर्गीकरण हम लेंगे कि उन्होंने किस आधार पर वर्गीकृत किया है, प्रोफेसर पीगू का वर्गीकरण लेंगे, प्रोफेसर रॉशर का वर्गीकरण लेंगे, प्रोफेसर जे.के. मेहता का वर्गीकरण लेंगे, एडम्स का वर्गीकरण लेंगे, शिराज ने किस आधार पर वर्गीकरण किया है, प्रोफेसर डाल्टन ने किस आधार पर वर्गीकरण किया है, प्रोफेसर कोहन और प्लेहन का वर्गीकरण लेंगे और फिर प्रोफेसर निकलसन का वर्गीकरण लेंगे। तो इस तरह से हम इन 9 अर्थशास्त्रियों का वर्गीकरण लेंगे कि इन्होंने सार्वजनिक व्यय को किस आधार पर वर्गीकृत किया है और कितने भागों में इन्होंने बांटा है। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रोफेसर मिल का वर्गीकरण। तो प्रोफेसर मिल ने सार्वजनिक व्यय को 2 भागों में बांटा है, एक होता है आवश्यक व्यय और दूसरा ऐच्छिक व्यय। प्रोफेसर मिल का मानना है कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं या सार्वजनिक व्यय ऐसा होता है जो सरकार को अनिवार्य रूप से करना पड़ता है, उस खर्चे को सरकार करने से बच नहीं सकती, मतलब वो जरूरी है सरकार को करना, जैसे सुरक्षा, शांति, इन सारे, न्याय, पुलिस, इन सब चीजों पर, देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पर
जो खर्चा होता है वो सरकार को करना ही पड़ता है, वो अनिवार्य खर्चे के अंतर्गत आता है। तो प्रोफेसर मिल ने कहा कि सार्वजनिक व्यय जो है हम दो भागों में बांट सकते हैं। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो सरकार को अनिवार्य रूप से करने पड़ते हैं, जिसमें हमने सबसे पहला लिया आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है। दूसरा होता है ऐच्छिक व्यय। ऐच्छिक व्यय जो है वो सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है कि सरकार कितना खर्चा करे और किस चीज पर, समाज कल्याण से संबंधित कार्यों पर जो खर्चा करती है सरकार, वो इसके अंतर्गत हम शामिल कर सकते हैं कि किस पर, कौन सी योजना पर सरकार कितना इच्छा करेगी। ये सरकार की इच्छा पर, मतलब उसके साधनों पर निर्भर करता है कि अनिवार्य आवश्यक व्यय को करने के बाद उसके पास कितने साधन बचते हैं। तो इस तरह से प्रोफेसर मिल ने सार्वजनिक व्यय को दो भागों में बांट दिया उसके महत्व के आधार। अब लेते हैं प्रोफेसर पीगू का वर्गीकरण। प्रोफेसर पीगू ने राजकीय व्यय को इन्होंने भी दो भागों में बांटा है। राजकीय व्यय या सार्वजनिक व्यय जो है इसको दो भागों में विभाजित किया है। एक है हस्तांतरण व्यय, ट्रांसफरेबल एक्सपेंडिचर, और एक है नॉन ट्रांसफरेबल एक्सपेंडिचर। हस्तांतरण व्यय क्या होता है? इसके अंतर्गत किया जाने वाला व्यय नागरिकों के लिए या तो निःशुल्क किया जाता है या उपस्थित संपत्ति अधिकारों को क्रय करने के लिए किया जाता है। मतलब ये जो खर्चा है, हस्तांतरण व्यय है, ये क्या करती है सरकार? इसकी सहायता से समाज को या समाज के नागरिकों को निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। दूसरा गैर हस्तांतरण व्यय, यह व्यय राष्ट्र के साधनों की वर्तमान सेवाओं को खरीदने के लिए किया जाता है। वर्तमान सेवाओं को खरीदने के लिए किया जाता है। वर्तमान सेवा मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा सामग्री आदि को खरीदने के लिए ये खर्चा किया जाता है। तो इसको हम कहते हैं गैर हस्तांतरण व्यय। तो इस तरह से प्रोफेसर पीगू ने सार्वजनिक व्यय को हस्तांतरण व्यय और गैर हस्तांतरण व्यय में डिवाइड किया है, बांटा है। अब लेते हैं प्रोफेसर रोशर का वर्गीकरण। प्रोफेसर रोशर जो है एक जर्मन अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने आवश्यकता के आधार पर सार्वजनिक व्यय को तीन भागों में बांटा है। जर्मन अर्थशास्त्री रोशर ने आवश्यकता के आधार पर कि कौन सा खर्चा आवश्यक है, कौन सा नहीं है, इस आधार पर सार्वजनिक व्यय को तीन भागों में बांट दिया। पहला है आवश्यक व्यय, लाभदायक व्यय और फालतू या बेकार खर्चा। तो आवश्यक व्यय क्या होता है? इसके अंतर्गत हम अत्यंत आवश्यक व्यय को शामिल किया करते हैं। जैसे कि प्रोफेसर मिल ने कहा कि अनिवार्य व्यय। अनिवार्य व्यय मतलब ऐसा खर्चा जो सरकार को करना अवश्यंभावी है, सरकार को करना ही पड़ेगा, जो देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से संबंधित होता है। तो इन्होंने भी, प्रोफेसर रोशर ने भी कहा कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो सरकार को अवश्य करने पड़ते हैं। उन खर्चों को सरकार डिनाई नहीं कर सकती या उन खर्चों से बच नहीं सकती है। वो खर्चे अवश्यंभावी हैं जो देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से संबंधित है। दूसरे होते हैं लाभदायक व्यय। लाभदायक का मतलब इन खर्चों को करने से सरकार को लाभ प्राप्त होता है। मतलब इसमें जो सुविधाएं सरकार देती है उसके बदले में सरकार को आय प्राप्त होती है, जैसे परिवहन, संचार, बैंक, बीमा, इस तरह की जो सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सबको, इनके द्वारा सरकार को आय प्राप्त होती है। तो इसको हम कहते हैं लाभदायक व्यय। तीसरा होता है फालतू व्यय। इसमें रोशन ने कहा कि ये व्यय जो होता है ना तो सरकार को इससे लाभ होता है और ना ही हानि होती है, तो इसको करे चाहे ना करे बराबर है दोनों चीजें। तो इसको उन्होंने फालतू व्यय किया कि यदि मान लो ऊपर के दोनों आवश्यक व्यय और लाभदायक व्यय को करने के बाद यदि सरकार के पास कुछ साधन और बच जाते हैं तो वो इस खर्चे को देख सकती है। अब इसमें समस्या ये आती है, अर्थशास्त्री जो है इसके आलोचना किस आधार पर करते हैं कि चूंकि सरकार प्रत्येक सार्वजनिक व्यय को किसी ना किसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए करती है। हर सार्वजनिक व्यय जो होता है वो सरकार का किसी उद्देश्य पर आधारित होता है। तो हम सरकार के जो उद्देश्य हैं उनमें से किसको आवश्यक माने, किसको लाभदायक माने, किसको फालतू कहें, ये निश्चित करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यय जो भी सरकार खर्चा करेगी वो किसी ना किसी उद्देश्य की पूर्ति करेगा। तो उस किस उद्देश्य को हम किस श्रेणी में रखें, ये एक समस्या होती है इस वर्गीकरण को लेकर। अब हम अगला वर्गीकरण लेते हैं, प्रोफेसर जे के मेहता। प्रोफेसर जे के मेहता जो है वो भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और इन्होंने सार्वजनिक व्यय को दो भागों में बांटा है। एक होता है स्थिर व्यय और एक होता है परिवर्तनशील व्यय, फिक्स्ड एक्सपेंडिचर और
क्या कहेंगे इसको, फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। फिक्स्ड एक्सपेंडिचर का मतलब होता है यह व्यय उपभोग की मात्रा के साथ घटता बढ़ता नहीं है, जैसे रक्षा संबंधी व्यय। फिक्स्ड एक्सपेंडिचर का मतलब इसका यदि उपभोग करने वाले लोग बढ़ भी गए तो भी इसका खर्चा नहीं बढ़ेगा, कम हो जाएंगे तो इसका खर्चा कम नहीं होगा। जैसे देश की सुरक्षा से संबंधित जो खर्चा है, तो यदि लोग बढ़ गए तो भी ये खर्चा जितना करना है सरकार को उतना ही करेगी, और यदि लोग कम हो गए तो देश की सुरक्षा पर जितना खर्चा होना है वो सारा उतना का उतना ही होगा। तो इसलिए इसको हम कहते हैं फिक्स्ड व्यय, मतलब कि ये वो खर्चा जो है वो स्थिर रहता है, लोगों के या उपयोग की मात्रा के साथ घटता बढ़ता नहीं है। जबकि परिवर्तनशील व्यय जो होता है वो उपभोग की मात्रा या उपयोग करने वालों के साथ साथ घटता बढ़ता रहता है। जैसे यदि उपयोग करने वाले लोग बढ़ गए तो ये खर्चा बढ़ जाएगा, और यदि उपयोग करने वाले लोग घट गए तो ये खर्चा कम हो जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं परिवर्तनशील व्यय, कि ये उपयोग की मात्रा के साथ घटता बढ़ता या परिवर्तित होता रहता है। जैसे इसमें लिया शिक्षा, शिक्षा के लिए यदि ज्यादा लोग हो गए तो ज्यादा स्कूलों की जरूरत है, ज्यादा टीचर्स की जरूरत है, तो इस तरह से खर्चा बढ़ जाएगा। यदि लोग ज्यादा कम उपयोग करने वाले हो गए तो शिक्षा का खर्चा घट जाएगा, कम स्कूलों की जरूरत है, कम टीचर्स की जरूरत है। इसी तरह स्वास्थ्य, परिवहन और संचार, जैसे जैसे इसके उपयोग की मात्रा बढ़ेगी इस खर्चे की मात्रा बढ़ेगी, और जैसे जैसे उपयोग की मात्रा घटेगी इस खर्चे की मात्रा घट जाएगी। तो इस तरह से प्रोफेसर जे.के. मेहता ने भी सार्वजनिक व्यय को दो भागों में बांट दिया, स्थिर व्यय जो उपयोग की मात्रा के साथ घटता बढ़ता नहीं है, और परिवर्तनशील व्यय जो उपयोग की मात्रा के साथ घटता बढ़ता या परिवर्तित होता रहता है। अब हम लेते हैं प्रोफेसर एडम्स का वर्गीकरण। प्रोफेसर एडम्स ने सार्वजनिक व्यय का जो वर्गीकरण किया वो उसके कार्यों के आधार पर किया है, और उन्होंने राज्य के जो कार्य हैं उनको 3 भागों में विभाजित कर दिया। संपूर्ण जो राज्य जो है या सरकार जो भी कार्य करती है उसको प्रोफेसर एडम्स ने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला सुरक्षात्मक व्यय, दूसरा व्यापारिक व्यय, और तीसरा विकासात्मक व्यय। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि सरकार के या राज्य के 3 कार्य हैं, देश की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, देश में व्यापार वाणिज्य का विकास करना, और कुछ ऐसे विकास के खर्चे हैं जो मानवीय विकास और पूंजी विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं सुरक्षात्मक व्यय। तो इसके अंतर्गत हम सेना, पुलिस, न्यायालय, जेल आदि पर किए जाने वाले खर्चे को शामिल करते हैं। मतलब देश की सुरक्षा व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जितने विभाग काम करते हैं उन पर जो भी खर्चा होता है, जैसे बाहरी आक्रमण से सेना सुरक्षा करती है, अंदर पुलिस, न्यायालय, जेल, ये सारे देश की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग देते हैं। इसलिए इन सब खर्चों को सुरक्षात्मक व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब दूसरे हैं व्यापारिक व्यय। इसमें उन खर्चों को सम्मिलित किया जाता है जो व्यापार और वाणिज्य की उन्नति के लिए किए जाते हैं, कि देश में किस तरह से व्यापार का तेजी से विकास हो, इसके लिए जो खर्चे किए जाते हैं उसको हम कहते हैं व्यापारिक व्यय। तो उद्योग धंधों का विकास कब होगा, जब सबसे पहले वहां पर आधारभूत ढांचा, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है किसी भी क्षेत्र में व्यापार या वाणिज्य या उद्योग धंधों की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वहां पर आधारभूत ढांचा विकसित होना चाहिए। आधारभूत ढांचा मतलब वहां पर रेलवे, रोड, इसी तरह पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी सुविधाएं यदि किसी क्षेत्र पर होंगी, किसी भी क्षेत्र में होंगी, तो वहां पर तेजी से उद्योग धंधे पनपेंगे और व्यापार और वाणिज्य का विकास होगा। तो इस तरह से इसमें उन खर्चों को शामिल करते हैं जो व्यापार को बढ़ावा देते हैं, व्यापार और वाणिज्य के विकास में सहयोग देते हैं, उन खर्चों को इसमें शामिल किया जाता है। तीसरा है विकासात्मक व्यय। इसमें इस विकासात्मक व्यय में शामिल किया जाता है कि विकास का एक मापदंड जो होता है मानवीय विकास भी है, कि मानव जो है जितना ज्यादा विकसित, मतलब मेंटली और फिजिकली जितना स्वस्थ और कुशल होगा तो देश का विकास उतना ही ज्यादा होगा। तो इसके लिए मानव किस तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, उसके लिए जिन भी चीजों की आवश्यकता है या जिन सेवाओं की आवश्यकता है, जैसे शिक्षा, शिक्षा जितनी ज्यादा लोग शिक्षित होंगे, स्वस्थ समाज होगा और स्वस्थ देश का निर्माण होगा। स्वास्थ्य जितना अच्छा होगा, फिजिकली उतना ही ज्यादा काम करेगा, उसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी, उसकी उत्पादकता उतनी ही ज्यादा होगी, जिससे देश में उत्पादन ज्यादा होगा और देश का विकास होगा। इस तरह से
ऐसे खर्चे जिनसे कि मानवीय विकास या मानवीय पूंजी का निर्माण होता है, उन खर्चों को इसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि वो देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इस तरह से प्रोफेसर एडम्स ने राज्य के कार्यों के आधार पर सार्वजनिक व्यय को 3 भागों में बांट दिया: सुरक्षात्मक व्यय, व्यापारिक व्यय और विकासात्मक व्यय। अब हम लेते हैं प्रोफेसर फिंडले शिराज ने किस आधार पर वर्गीकृत किया है। तो प्रोफेसर फिंडले शिराज ने सार्वजनिक व्यय के महत्व के आधार पर इसे 2 भागों में विभाजित किया है कि सार्वजनिक व्यय कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है, मतलब जो प्राथमिक है, और कुछ गौण है। तो इन्होंने 2 भागों में बांटा। पहला प्राथमिक व्यय या प्राइमरी या प्रमुख सार्वजनिक व्यय, और दूसरा है द्वितीयक या सेकेंडरी या गौण सार्वजनिक व्यय। तो प्राथमिक व्यय के अंतर्गत इन्होंने किसको शामिल किया? जो सुरक्षा और शांति की स्थापना के लिए आवश्यक है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण। सभी ने, जितने भी अर्थशास्त्रियों ने वर्गीकृत किया, चाहे नाम अलग अलग दिया, किसी ने कहा कि आवश्यक व्यय है, किसी ने कहा अनिवार्य व्यय है, किसी ने कहा स्थिर व्यय है, किसी ने कहा सुरक्षात्मक व्यय है, पर सब ने सबसे महत्वपूर्ण जो है, सबसे पहले देश की सुरक्षा और शांति को माना। क्योंकि किसी भी देश की जितना ज्यादा सुरक्षित होगा और जितनी ज्यादा शांति होगी, उस देश का विकास, उसमें उद्योग धंधे उतने ही तेजी से पनपेंगे, उस देश का विकास उतना ही तेजी से होगा। इसलिए प्रोफेसर शिराज ने भी महत्व के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया। पहला इन्होंने कहा कि प्राथमिक या प्रमुख सार्वजनिक व्यय। प्रमुख सार्वजनिक व्यय किस पर किया जाता है? इसके अंतर्गत ऐसे व्यय को शामिल किया जाता है जो सुरक्षा एवं शांति की स्थापना के लिए किए जाते हैं, और इस सार्वजनिक व्यय को करना सरकार का प्रमुख कर्तव्य होता है। मतलब सबसे पहला कर्तव्य सरकार का जो है, देश में सुरक्षा और शांति को बनाए रखना है। तो प्रोफेसर सिराज ने इस खर्चे को प्राथमिक या प्रमुख खर्चे का नाम दिया। दूसरे द्वितीयक व्यय, मतलब प्राथमिक खर्चे को पूरा करने के बाद सरकार के दूसरे जो गौण कार्य हैं, इसके अंतर्गत ऐसे समस्त व्यय आते हैं जो समाज के कल्याण के लिए किए जाते हैं, जैसे बेकारी, शिक्षा, समाज कल्याण योजनाएं आदि पर जो खर्चा किया जाता है, वो द्वितीयक व्यय या गौण व्यय के अंतर्गत शामिल होता है। तो इस तरह से प्रोफेसर फिंडले शिराज ने सार्वजनिक व्यय को महत्व के आधार पर 2 भागों में बांट दिया: प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब प्राथमिक व्यय और गौण व्यय या द्वितीयक व्यय। प्राथमिक व्यय हुआ देश की सुरक्षा और शांति को बनाए रखना, और गौण व्यय के अंतर्गत आता है बेकारी, शिक्षा, समाज कल्याण योजनाएं आदि पर किया जाने वाला खर्चा। अब हम लेते हैं प्रोफेसर डाल्टन का वर्गीकरण। प्रोफेसर डाल्टन ने भी सार्वजनिक व्यय को 2 भागों में बांटा। इन्होंने कहा कि एक तो होता है अनुदान और दूसरा होता है विक्रय कीमतें। एक तो ग्रांट, अनुदान का मतलब क्या होता है? जिसके बदले में राज्य को कुछ नहीं मिलता है। ऐसा व्यय राज्य द्वारा किया जाने वाला वह सार्वजनिक व्यय जिसके बदले में राज्य को कुछ नहीं मिलता, जैसे बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति, प्राकृतिक आपदा के समय दी जाने वाली सहायता। इन सबको उन्होंने अनुदान में शामिल किया, क्योंकि इसके बदले में सरकार को कोई आय नहीं होती है। तो पहला उन्होंने लिया अनुदान। अनुदान का मतलब है ऐसा खर्चा जिसके बदले में राज्य को कोई आय प्राप्त नहीं होती। अब इसको भी उन्होंने, अनुदान को फिर से 2 भागों में बांट दिया। एक प्रत्यक्ष अनुदान है और एक अप्रत्यक्ष या परोक्ष अनुदान। प्रत्यक्ष अनुदान का मतलब इसके अंतर्गत उस अनुदान को शामिल किया जाता है जिससे जिस व्यक्ति को अनुदान दिया गया है उसे ही लाभ प्राप्त होता है। मतलब प्रत्यक्ष अनुदान का मतलब कि यदि एक बच्चे को स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति दी गई है तो वो लाभ उसी बच्चे को ही मिलेगा। परंतु बाद में आलोचकों ने इसकी आलोचना भी की है कि जरूरी नहीं है कि छात्रवृत्ति के लिए जो पैसा मिला है वो बच्चे की शिक्षा पर ही खर्च किया जाए। बच्चे की शिक्षा के अलावा भी उसके माता पिता क्या करेंगे, जो पैसा बच्चे की शिक्षा पर खर्च होना था वो अन्य कार्यों में व्यय कर सकते हैं। तो इस तरह से ये तो हुआ प्रत्यक्ष अनुदान कि जिस व्यक्ति को दिया गया है उसी को उसका फायदा मिलता है। अप्रत्यक्ष अनुदान, इस प्रकार के अनुदान से जिस व्यक्ति को दिया जाता है उसको तो लाभ प्राप्त होता ही है, उसके साथ साथ अन्य व्यक्तियों को भी लाभ प्राप्त होता है। जैसे कि इन्होंने कहा कि सब्सिडी या अनुदान का आंशिक लाभ खरीदने वाले को मिलता है और कुछ लाभ बेचने वाले, मतलब दोनों को ये वाला लाभ मिलता है, तो इसको अप्रत्यक्ष अनुदान कहते हैं। तो इस तरह से पहला सार्वजनिक व्यय जो हो गया वो अनुदान के रूप में हो गया, जिसके बदले सरकार को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसमें एक प्रत्यक्ष हो गया अनुदान और एक अप्रत्यक्ष अनुदान हो गया।
अगला है विक्रय कीमतें, मतलब दूसरा भाग है विक्रय कीमतें। विक्रय कीमतें का मतलब सरकार द्वारा किया जाने वाला वह सार्वजनिक व्यय जिसके बदले में राज्य वस्तुएं अथवा सेवाएं प्राप्त करता है। ऐसा सार्वजनिक व्यय जिसके बदले या तो वस्तु मिलती है सरकार को या सेवाएं देते हैं लोग, जैसे राज्य कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन। राज्य कर्मचारियों को जो वेतन देती है सरकार, उसके बदले में उनसे उनकी सेवाएं लेती है, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, जो भी सेवाएं हैं वो सरकार के द्वारा ली जाती हैं। इसी तरह सार्वजनिक ऋणों पर जो ब्याज है वो भी सरकार की आय होती है। तो इस तरह से डाल्टन ने सार्वजनिक व्यय को दो भागों में बांट दिया, एक अनुदान होता है और एक होता है विक्रय कीमतें। तो अनुदान के बदले सरकार को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, लेकिन विक्रय कीमतों के बदले सरकार को या तो वस्तुएं प्राप्त होती हैं या तो सेवाएं प्राप्त होती हैं। अब हम लेते हैं प्रोफेसर कोहन तथा प्लेहन का वर्गीकरण। प्रोफेसर कोहन जो है वो जर्मन अर्थशास्त्री हैं और प्लेहन जो है वो अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, और इन्होंने लाभ के आधार पर वर्गीकरण किया है। जैसे किसी ने कार्य के आधार पर किया, किसी ने महत्व के आधार पर किया, तो कोहन और प्लेहन ने लाभ के आधार पर सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण किया और उन्होंने सार्वजनिक व्यय को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला, जिस व्यय का लाभ संपूर्ण समाज को मिलता है। पहला व्यय जो है वो ऐसा व्यय होता है, ऐसा सार्वजनिक व्यय जिसका लाभ संपूर्ण समाज को मिलता है, जैसे सुरक्षा, शांति, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, इन पर जो खर्चा किया जाता है, जो सार्वजनिक व्यय सरकार करती है, उसका लाभ पूरे समाज को प्राप्त होता है। यदि देश सुरक्षित है, शांत है, तो इसका लाभ पूरे समाज को, पूरे देश के नागरिकों को प्राप्त होगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि जिस व्यय का लाभ समाज के विशेष वर्ग को मिलता है, मतलब इसका लाभ क्या है, किसी विशेष वर्ग को मिलता है। समाज अनेक वर्गों में बटा हुआ है, तो इसमें कुछ विशेष वर्ग के लोगों को ये मिलता है। जैसे बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारों को प्राप्त होगा। वृद्धावस्था पेंशन, वृद्ध रिटायर्ड लोगों को प्राप्त होगी। छात्रवृत्ति, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको प्राप्त होगा। इसका लाभ मतलब संपूर्ण समाज को प्राप्त न होके किसी विशेष वर्ग को इसका लाभ प्राप्त होगा। तो जिस व्यय का लाभ समाज के किसी विशेष वर्ग को मिलता है, दूसरा खर्चा वो हो गया। तीसरा, इस व्यय का लाभ कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को विशेष रूप से तथा सामान्यतः समाज को भी मिलता है। मतलब ऐसा खर्चा जो पुलिस और न्यायालय के प्रशासन पर किया जाता है, मतलब पुलिस और न्यायालय के प्रशासन पर जो खर्चा करती है सरकार, वो उन लोगों को तो मिलता है, पुलिस विभाग के लोगों को मिलता है, न्यायालय के लोगों को मिलता है, परंतु उसके साथ साथ जब पुलिस और न्यायालय जो काम करते हैं, उससे पूरे समाज को लाभ मिलता है। पुलिस जो है शांति व्यवस्था जो बनाए रखती है, उसके कारण पूरे समाज को लाभ मिलता है, न्यायालय के कारण सबको न्याय मिलता है। तो इस तरह से ये जो खर्चा किया सरकार ने, किया किसी विशेष व्यक्तियों पर, लेकिन उसका लाभ जो है वो समाज को मिलेगा। यदि इन पर सरकार खर्चा करती है तो ये विभाग अच्छे से काम करेंगे, बेहतर ढंग से काम करेंगे, और इससे सामान्यतः समाज में शांति और सुरक्षा बनी रहेगी। चौथा व्यय जो है, यह व्यय जिसका लाभ कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को मिलता है, कुछ विशेष व्यक्तियों को ही इसका लाभ मिलता है। जैसे राजकीय उद्योगों पर किया जाने वाला है, तो जिन उद्योगों पर सरकार खर्चा करेगी उन लोगों को वो लाभ मिलेगा। तो इस तरह से प्रोफेसर कोहन और प्लेहन ने लाभ के आधार पर कि इस सार्वजनिक व्यय से किस वर्ग को लाभ प्राप्त हो रहा है, समाज, सारे समाज को हो रहा है, किसी विशेष वर्ग को हो रहा है, या किसी अन्य व्यक्ति को हो रहा है, तो इनका लाभ किसको प्राप्त हो रहा है, इसके आधार पर प्रोफेसर प्लेहन और कोहन ने सार्वजनिक व्यय को वर्गीकृत किया है। अब इसमें समस्या क्या आती है कि अर्थशास्त्री कहते हैं कि सरकार का प्रत्येक व्यय जो होता है वो समाज, उसका उद्देश्य समाज को लाभ पहुंचाना है। जो भी खर्चा सरकार करती है, चाहे वो संपूर्ण सुरक्षा पर करे, चाहे शिक्षा पर करे, चाहे बेरोजगारी भत्ते पर करे, चाहे पुलिस पर करे या राजकीय उद्योगों पर करे, क्योंकि सरकार का उद्देश्य क्या है, अंतिम उद्देश्य है समाज का अधिक से अधिक कल्याण करना। तो वो कहते हैं कि इनका वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं। यद्यपि यह वर्गीकरण जो है महत्वपूर्ण है, परंतु इससे समाज के, परंतु क्या है, ये वर्गीकरण संतोषजनक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यय से समाज को किसी ना किसी प्रकार लाभ अवश्य होता है, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो।
यदि सुरक्षा और शांति पर करती है तो संपूर्ण समाज को है ही, परंतु यदि विषय जैसे बेरोजगारी भत्ता देती है तो ऐसे में बेरोजगार व्यक्ति जो है उनको इनकम होती है, और वो लोग यदि बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेंगे तो भुखमरी होंगी, अन्य तरह के क्राइम पैदा होंगे। वृद्धावस्था पेंशन देती है तो वृद्ध लोगों को इससे फायदा होता है, तो आराम से जीवन यापन करते हैं, इससे समाज को लाभ होता है। इसी तरह छात्रवृत्ति देती है तो जो बच्चे जिनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है वो आराम से पढ़ते हैं, जिससे कुशल नागरिक बनते हैं, शिक्षित होते हैं। तो इस तरह से अर्थशास्त्री कहते हैं कि ये जो वर्गीकरण है यद्यपि ये महत्वपूर्ण है लेकिन संतोषजनक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी सरकार खर्चा करती है, सार्वजनिक व्यय जो करती है, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज को लाभ पहुंचाना। तो प्रत्येक खर्चे से ही समाज को लाभ होता है, चाहे वो खर्चा प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। मतलब प्रत्येक सार्वजनिक व्यय जो है समाज को लाभ पहुंचाता है। अब लेते हैं प्रोफेसर निकलसन का वर्गीकरण। प्रोफेसर निकलसन ने सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण आय के आधार पर किया है। उनके अनुसार यह देखा जाता है कि सरकार को व्यय के बदले में कितनी आय प्राप्त हो रही है। मतलब जो भी सार्वजनिक व्यय सरकार कर रही है उससे आय कितनी प्राप्त हो रही है। तो प्रोफेसर निकलसन ने सार्वजनिक व्यय को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला, ऐसा व्यय जिनको करने से सरकार को आय प्राप्त होती है, जैसे रेल, डाकखाने, सड़क, इन पर जो भी खर्चा करती है, रेलवे पर करेगी, रोडवेज पर करेगी, पोस्ट ऑफिस पर करेगी, तो वहां पर लोग सेवाएं लेंगे, सेवाओं के बदले सरकार को भुगतान करेंगे। तो ऐसे व्यय जिनके करने से सरकार को आय प्राप्त होती है, पहले तो वो खर्चे हुए। दूसरा, ऐसा व्यय जिसको करने से राज्य को किसी भी प्रकार की आय प्राप्त नहीं होती है, जैसे युद्ध, देश की सुरक्षा पर, युद्ध पर जो खर्चा होता है वो, बेकारी, बेरोजगार लोगों को दिया जाने वाला भत्ता और गरीबों को दी जाने वाली सहायता। परंतु आलोचक इसकी, दूसरे अर्थशास्त्री इसकी आलोचना करते हैं कि युद्ध पर जो किया जाने वाला खर्चा है, यद्यपि उससे प्रत्यक्ष रूप से कोई आय प्राप्त नहीं होती है, लेकिन देश के विकास के लिए देश का सुरक्षित होना आवश्यक है, देश में शांति व्यवस्था होना आवश्यक है। तो ऐसा व्यय जो है इससे आय प्राप्त, अप्रत्यक्ष रूप से इससे आय प्राप्त होती है। इसी तरह बेकारी भत्ता जो दिया जाता है, गरीबों को जो सहायता दी जाती है, उससे भी सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से इनकम हो सकती है। तीसरा, ऐसा व्यय जिसको करने से राज्य को प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं लेकिन परोक्ष रूप से आय प्राप्त होती है, जैसे लोगों की कार्य कुशलता या प्रशिक्षण पर किया जाने वाला खर्चा, मनोरंजन, चिकित्सा, शिक्षा आदि पर जो खर्चा करती है। मतलब प्रत्यक्ष रूप से कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन यदि सरकार लोगों को ज्यादा एफिशिएंट, कार्यकुशल बनाने के लिए ट्रेनिंग्स देती है तो उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, कार्य क्षमता बढ़ेगी तो वो ज्यादा काम करेंगे, और ज्यादा काम करेंगे तो उनकी उत्पादन बढ़ेगा देश का। दूसरा, शिक्षा पर खर्च करेगी तो लोग ज्यादा शिक्षित होंगे, सुसंस्कृत होंगे, समाज सुसंस्कृत होगा, क्राइम कम होंगे, लोगों की कार्य कुशलता बढ़ेगी। इसी तरह यदि मनोरंजन पर खर्चा करती है तो इससे भी लोगों का मेंटली रिलैक्स होंगे, मतलब उनके मानसिक जो बीमारियां हैं वो नहीं होंगी। चिकित्सा प्रशिक्षण पर खर्च करती है तो इसी तरह लोग फिजिकली और मेंटली जो है वो सक्षम होंगे, स्वस्थ होंगे, और यदि स्वस्थ लोग हैं तो वो ज्यादा कार्य करेंगे, और कार्य करेंगे तो देश में उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो देश की आय बढ़ेगी। चौथा, ऐसा व्यय जिसको करने से राज्य को आंशिक रूप से आय प्राप्त होती है, न्यायालय तथा पुलिस जो है उसकी फीस जो ली जाती है आदि। तो चौथा व्यय, जैसे जुडिशरी में हम कोई स्टाम्प वगैरह खरीदते हैं तो उसकी फीस पे करते हैं। तो इस तरह से ऐसे व्यय होते हैं जिनको करने से मतलब सारा खर्चा तो सरकार का नहीं निकलता है, लेकिन कुछ भाग आंशिक रूप से उससे सरकार को आय हो जाती है। तो इस तरह से प्रोफेसर निकलसन ने सार्वजनिक व्यय से जो आय प्राप्त होती है उसके आधार पर 4 वर्गीकरण कर दिए। पहला, जिससे सरकार को कोई आय प्राप्त नहीं होती है। दूसरा, पहला जिससे सरकार को आय प्राप्त होती है, रेल, डाकखाने, सड़क। दूसरा, जिससे कोई आय प्राप्त नहीं होती है, जैसे युद्ध, बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन या गरीबों को दी जाने वाली सहायता। ऐसा भी है जिसको करने से प्रत्यक्ष आय प्राप्त नहीं होती है लेकिन परोक्ष रूप से आय प्राप्त होती है, मतलब इससे लोग की कार्यकुशलता बढ़ती है, कार्यकुशलता बढ़ती है तो ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा काम करते हैं उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है तो देश का विकास होता है। इसी तरह कुछ ऐसे खर्चे इन्होंने लिए जिनसे सरकार को केवल आंशिक आय प्राप्त होती है, मतलब पूरा खर्चा तो नहीं निकलता है लेकिन सरकार को आंशिक रूप से आय प्राप्त होती है। तो इस तरह से हमने ये लिया। अब लेते हैं प्रोफेसर ग्रूव्स का वर्गीकरण। प्रोफेसर ग्रूव्स ने सार्वजनिक व्यय को 4 भागों में बांटा है।
पहला इन्होंने लिया स्वतः परिसमाप्य या सेल्फ लिक्विडेटिंग समाज। इसमें ऐसे खर्चे आते हैं जिसमें इस सार्वजनिक व्यय से प्रदान की जाने वाले सेवाओं को उपभोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष भुगतान करना पड़ता है। मतलब ये जो इसमें ऐसा सार्वजनिक व्यय आता है जिसमें जो सेवाएं होती हैं उसका जो भी उपभोग करता है उसको प्रत्यक्ष रूप से सरकार को भुगतान करना पड़ता है। जैसे परिवहन सेवाएं, ट्रांसपोर्ट, जो भी ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करेगा उसको सरकार को भुगतान करना पड़ेगा। पुनरुत्पादक व्यय, यह सार्वजनिक व्यय अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है और इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। आयकर का बेस बढ़ता है, मतलब ज्यादा आयकर देने वाले लोग इसमें आते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, मतलब इस पर जो खर्चा होता है उसके कारण से क्या होगा, लोग शिक्षित होते हैं और स्वस्थ होते हैं तो उनकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ती है, कार्य कुशलता बढ़ती है, वो ज्यादा कार्य करते हैं और इससे क्या होता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तीसरा, उत्पादक, इस प्रकार का सार्वजनिक व्यय वर्तमान जीवन को सुखमय बनाता है। जैसे सार्वजनिक उद्यान हो या मनोरंजन पर जो खर्चा करती है सरकार, वो जो खर्चा है, जैसे पार्क हैं, पब्लिक पार्क्स हैं या मनोरंजन के और साधनों पर जो भी सरकार खर्चा करती है उसको उत्पादक खर्चे के अंतर्गत शामिल किया जाता है। एक अनुत्पादक या अनप्रोडक्टिव, इस सार्वजनिक व्यय को फिजूल खर्ची भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत अस्त्र शस्त्रों पर जो खर्चा किया जाता है उसको शामिल किया जाता है, क्योंकि वो अस्त्र शस्त्र के निर्माण से सरकार को पूरी आय प्राप्त नहीं होती है। परंतु फिर से आलोचक ये कहते हैं कि अस्त्र शस्त्र का निर्माण सरकार जो है युद्ध या देश की सुरक्षा के लिए करती है और देश की सुरक्षा जो है सरकार का प्रमुख या प्राइमरी जो है वो कर्तव्य है, जिसके आधार पर देश का विकास निर्भर करता है। तो इस तरह से प्रोफेसर ब्लूज ने 4 भागों में इसको बांट दिया है। तो इस तरह से ये हुआ सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण कि अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने किस आधार पर सार्वजनिक व्यय को वर्गीकृत किया है। तो इसमें हमने कई तरह के अर्थशास्त्रियों के अलग अलग वर्गीकरण को देखा और इसके साथ ये खत्म होता है सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण। थैंक यू।